पार्टी बनाए तो राजभर समाज के आरक्षण के सवाल पर बनाए थे, तो अपने समाज को तो आरक्षण दिला नहीं पाए। तो बंजारा समाज को दिलाएंगे, तो मुसहर समाज को दिलाएंगे, तो चमार समाज को दिलाएंगे। पहले राजभर समाज को तो आरक्षण दिला लें, वो जिसको लेकर खड़ा हुए हैं, जिस राजभर समाज ने अपना खून पसीना लगाकर उनको जो है नेता बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया और सब उनकी पार्टी खड़ा किया, राजभर समाज ने किया उनको। पहले अपने समाज और राजभर समाज को तो आरक्षण दिला लें। जो राजभर समाज आरक्षण की बात कर रहा है उसका उल्टा विरोध कर रहे हैं वो, चाहे कोई संगठन हो। पहले भाई हम अगर कर रहे हैं कुछ, उसी सब मुद्दे पर हमारी पार्टी बनी थी उनकी, तो पहले अपने समाज को आरक्षण दिलाना, फिर बंजारा हो चाहे जो समाज दिलाएं, किसी हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले अपने समाज जिस वादा करके आए वो वादा पूरा करें। ये धोखेबाज लोग हैं, राजभर समाज को पीछे ढकेल रहे हैं। ये राजभर समाज, इनके चक्कर में कितने बेचारे घूमते पीला पीला। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जियालाल राजभर हमारे पास आए हुए हैं। हम बात करेंगे कि जो भारत की राजनीति इस वक्त चल रही है, आखिर को ईवीएम को लेकर के दिल्ली में जंतर मंतर पे जो धरना दे रहे हैं, क्या उसमें सफलता मिलेगी? तो जानेंगे हम जियालाल राजभर जी से। नेताजी नमस्कार। आज हमारे देश में एक भूचाल सा आ गया है। ईवीएम को लेकर के सभी पार्टियां, जैसे कि जो विपक्ष के हैं, चाहे इंडिया गठबंधन के हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हैं या आम आदमी पार्टी हैं, उसको लेकर के बहुत चिंता में बने हुए हैं। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, जो ईवीएम का जो खतरा मंडरा रहा है? देखिए, पार्टियां तो चिंता कर ही रही हैं। कोई भी दल है हिंदुस्तान का जो विपक्ष में है, वो ईवीएम के लेकर चिंतित है। उसके साथ साथ इस देश की जनता भी चिंता कर रही है। ये आवाज़ जनता की है। इस देश की जनता चाह रही है कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, क्योंकि इतना फैल गया है, इतना तरह तरह की बातें, ईवीएम पकड़ाना। बढ़िया मंडी वाला सीन देखे होंगे चुनाव के समय, कई गाड़ी ईवीएम पकड़ाई। जैसे जनता में भी ये मैसेज चला गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ करवा रही है, छेड़छाड़ करवा कर चुनाव जीत रही है। ये भ्रम नहीं है, ये हकीकत लग रहा है अब लोगों को धीरे धीरे। और आने वाले दिन में हमको लगता है कि इसको लेकर पूरे देश की जनता सड़क पर आ जाएगी। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, हमारे महान अधिवक्तागण इस विषय को उठा रहे हैं। पार्टियों को भी उठाना चाहिए, खुलकर सामने आ जाना चाहिए कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, हम चुनाव भाग नहीं लेंगे। अगर ईवीएम से होगा तो खुल के सामने आ जाना चाहिए। कोई भी दल हो, समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, जितने भी विपक्षी दल हैं, सबको एक साथ जो है सामने आ जाना चाहिए कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं स्वीकार करते हैं। हमको अब एक बार वो जो है बैलेट पेपर से चुनाव हो जी, यही सब। और जो चंडीगढ़ में कल मेयर का चुनाव था, विपक्ष के पास 20 सीटें थीं और जो एनडीए के पास जो सीटें थी वो 16 थी, लेकिन चुनाव आयोग ने बड़े बारीकी से उनका बैलेट पेपर कैंसिल करके बीजेपी के मेयर पद का चुनाव जिता दिया। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इससे बड़ा आपको साक्ष्य क्या चाहिए? जब चुनाव आयोग के आदेश पर कैमरा लगा हुआ था, कैमरा के सामने चुनाव हो रहा था, कैमरा के सामने चुनाव हो रहा था, लेकिन जो वहाँ पीठासीन अधिकारी महोदय थे, उन्होंने 20 वोट जो विपक्षी दल का था, इंडिया गठबंधन का था, उसमें से 8 वोट को जो है उन्होंने अपने हाथ से, अपनी कलम से जो है निरस्त किया, उस पर कुछ लिख दिया या काट दिया। और उसके बाद जो है तुरंत आप देख रहे होंगे, अभी दिखा रहा है कि तुरंत मेयर का प्रत्याशी जो दावेदार होता है वो पीठासीन अधिकारी कमरे में नहीं बैठा होता है, या मेयर कमरे में नहीं बैठा होता, सामने रहता है, सामने होना चाहिए उनको। तुरंत वो घोषणा कर दे रहा है कि ये जो है इतने वोट से एनडीए का प्रत्याशी जीत गया, और तुरंत उसको ले आकर उसी कुर्सी पर जो, तो भाई चुनाव जानते हैं, फिर मेयर के बाद डिप्टी मेयर का चुनाव मेयर कराएगा, उसको बैठा कर जो ताली बजाने लगे और धीरे से उस कागज़ को लेकर चुनाव अधिकारी चला गया। तो ये तो खुला भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करा रही, जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। अब ये खुल रहा है धीरे धीरे, इसीलिए ईवीएम का मामला बहुत जोर पकड़ रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। हमको तो लग रहा है ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की, और ये चुनाव आयोग, दोनों भाई भाई हैं। जैसे हमारे गांव में कहा जाता है, चोरे चोर मौसियाउर भाई है, ये दोनों यही भाई हो गए हैं, दोनों मिले हुए हैं। क्योंकि इसमें तमाम अधिकारी जो अब सरकार नियुक्त कर रही, पहले कोर्ट करता था आयोग में,
अभी सीधे जो है सरकार करे तो अपने लोगों को छाट छाट के लगा रही है। हर जगह जहाँ भी मतगणना होता है, जहाँ मशीनें सेट होती है, वहाँ सारे अपने आदमी को लगा कर जो मशीनों में सेटिंग किया जा रहा है। हमको तो लग रहा है जनता को विश्वास हो गया कि नहीं, अब धांधली हो रहा है, इसमें कोई दो राय। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही पूरे देश में तो बेईमानी से जीत रही है। जनता के साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। इसको बदलाव होना चाहिए। एक बार भाई चुनाव आयोग कहाँ मर गया है? चुनाव आयोग के सामने आना चाहिए ना, जवाब देना चाहिए। एक बार जो है कम से कम बैलेट पेपर से चुनाव होना ही चाहिए। 24 वाला दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। जी, अगर देखा जाए तो यूपी में योगी की सरकार है, और जब इसके पहले जब आपकी सरकार थी तो कितनी नियुक्तियां हुई थी और अब कितनी नियुक्तियां हुई हैं, इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। पारदर्शिता के साथ जितनी भी नियुक्तियां हुई, पारदर्शिता के साथ ये लोग झूठा आरोप लगाते रहे बराबर की। 80 में से जो है सब 55-56 जो है यादव एसडीएम हो गए, तो ये पुलिस की नौकरी में हो गए। आज भी पुलिस के विभाग में देख लो, जो भर्ती निकलती है तो सबसे ज़्यादा यादव होता है। अब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है ना, कैसे हो जाता है वो? क्योंकि भाई उस कैटेगरी में वो आते हैं, उनकी लंबाई है, दौड़ है, दूध पानी उनके घर मिलता है। और जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो वो भाजपा का मुद्दा मिल गया कि यादव कैसे हो, इनके सरकार में कैसे यादव ज़्यादा हो रहे हैं, इनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यादव समाज का नियुक्ति क्यों ज़्यादा पुलिस में हो रहा है? उसमें चिल्ला रहे थे कि सपा की सरकार है, सपा बैक डोर से भर रही है, बैक डोर से भर रही है। एक ही डोर से भर रहे हैं जो कि पुलिस ज़्यादा यादव हो रहे हैं, क्योंकि अपनी योग्यता मेहनत पर भरे जाते थे। और सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक फार्मूला छोड़ दिया जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारी सरकार चली गई, इसे झूठ झपाट बोल के सब ले लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमारे नेता अखिलेश यादव कभी पक्षपात नहीं करते हैं, कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ हमारी सरकार में। जिसके साथ अन्याय हुआ उसका तो इंसाफ मिला, कानून से मिला। इनके सरकार में देख लीजिए, ये बीएचयू का मामला देख ही रहे आप। बहन बेटी का हमारे जो बहन रखे थे उनको नहीं पकड़े। क्यों नहीं पकड़े? क्योंकि चुनाव था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 5 राज्यों का चुनाव था, इसलिए रोक कर जो है उसको रोका गया था कि चुनाव में गलत मैसेज जाएगा। उसके बाद धीरे से ले आकर सिलेंडर करवा दिए। क्या सजा दे रहे हैं इनको? कुछ हो रहा है उस पर कार्रवाई? कुछ नहीं। जी, तो हमको ये जानकारी मिली है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर अब बंजारा समाज का आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं। वो भी राजभर हैं। क्या आपका एसटी आरक्षण की मांग पूरा हुई नहीं, वो बंजारा आरक्षण की मांग कैसे करने लगे? क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल तो प्रकाश राजभर से जाकर पूछना चाहिए था कि आप शुरू में जब अपनी पार्टी बनाए तो राजभर समाज के आरक्षण के सवाल पर बनाए थे, तो अपने समाज को तो आरक्षण दिला नहीं पाए। तो बंजारा समाज को दिलाएंगे, तो मुसहर समाज को दिलाएंगे, तो चमार समाज को दिलाएंगे। पहले राजभर समाज को तो आरक्षण दिला लें। वो जिसको लेकर खड़ा हुए हैं, जिस राजभर समाज ने अपना खून पसीना लगाकर उनको जो है नेता बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया और सब उनकी पार्टी खड़ा किया, राजभर समाज ने किया उनको। पहले अपने समाज और राजभर समाज को तो आरक्षण दिला लें। जो राजभर समाज आरक्षण की बात कर रहा है उसका उल्टा विरोध कर रहे हैं वो, चाहे कोई संगठन हो। पहले भाई हम अगर कर रहे हैं कुछ, उसी सब मुद्दे पर हमारी पार्टी बनी थी उनकी, तो पहले अपने समाज को आरक्षण दिला लें, फिर बंजारा हो चाहे जो समाज दिलाएं, किसी हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पहले अपने समाज जिस वादा करके आए वो वादा पूरा करें। ये धोखेबाज लोग हैं, राजभर समाज को पीछे ढकेल रहे हैं। ये राजभर समाज, इनके चक्कर में कितने बेचारे घूमते, पीला पीला गमछा टांग कर जो है ना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। किसी को नहीं कहते जाओ बेटा पढ़ो, काम धंधा करो, अपने झंडा थमा के घुमाते हैं। जो योग्य हो उसको घुमाएं, सबको फंसा के उसी में रखा कि तुम्हारे बेटवा को ये बना देंगे, दरोगा बना देंगे, सिपाही बना देंगे, कलेक्टर बना देंगे। झूठ बोल बोल कर जो है सबको गुमराह किए हुए हैं ओम प्रकाश राजभर जी। आप भी एक नेता हैं, आप झंडा लेकर नहीं घूमते हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो सक्षम समाज में हो उसको आप दीजिए, लेकिन वहाँ गरीब से गरीब देखेंगे आप। सबको गुमराह किया कि आपके बच्चों को चपरासी बनाऊंगा, आपके बच्चों को दरोगा बना दूंगा, आपके बच्चों को इंस्पेक्टर बना दूंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, आप हमारे साथ रहिए। बेचारे सब समझ नहीं रहे हैं बात को, पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम लोग नेतागिरी करावे? आपके समाज 90% बेरोजगार हैं, शिक्षा से वंचित हैं, और देखा जाए तो इस महंगाई के दौर में किस तरह परिवार चलता है आप खुद जानते होंगे। परिवार के बीच में, समाज के बीच में आप जाते हैं, तो उन समाज को लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज के लिए संदेश मेरा यही है कि वो मेहनत करें, मजदूरी करें, ठेला लगावें, दुकान लगावें, जो भी करें मेहनत करके अपने बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर पहले पढ़ाएं। जब पढ़ाएंगे तभी गरीबी दूर होगी।
और कोई रास्ता है नहीं। मेरा यही निवेदन है अपने समाज के स्वजाति भाइयों से कि अपने बच्चों को, अपने बहनों को, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं। पढ़ा लेंगे तब खुद ही अमीर हो जाएंगे। और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों नेता लोग के पीछे घूमेंगे, नेतागिरी करे राजभर समाज। हम कह रहे हैं नेता बढ़ के आवें, लड़के आवें, सब नौजवान साथी राजनीति में आवें, लेकिन अपना परिवार देखते हुए, अपने को सक्षम बनाते हुए ऐसे लोगों को आगे करना चाहिए। जो है वो सब बेचारे गरीबों को फंसा कर जो है बस बैठा के और घुमाते हैं। पढ़ने कभी आज तक ओम प्रकाश राजभर की एक भाषण दिखा दीजिए जो राजभर समाज के भाषण देते हो कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाने की शिक्षा देने की बात नहीं करेंगे, उनको सीधे कलेक्टर, दरोगा, सिपाही, मुंशी ये सब बनाते हैं। पढ़ने की बात नहीं करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, हम ये काम करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं, हमारा यही संदेश फिर अपने समाज से कि पहली प्राथमिकता पढ़ाई पर दीजिए, कमाई पर दीजिए, उसके बाद राजनीति है, तमाम चीज़ें हैं। जी, इंडिया गठबंधन का जब से गठबंधन टूटा हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अब पीडीए का सरकार बनाने के लिए अपील कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का हमारा नारा होगा और उसके लिए हम चुनाव लड़ेंगे, उसी से वोट मांगेंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का स्वागत करते हैं कि उन्होंने पीडीओ को ले आगे करके जो है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। पीडीए ही तो देश का असली मालिक तो पीडीए ही है देश का। तो क्या पीडीए से होकर के जाता है? एकदम सही कहा है आपने भाई साहब। अगर देश की गद्दी पर पहुंचना है, चाहे मोदी जी आज पहुंच रहे हैं, तो पीडीए को ही गुमराह करके वोट लेकर जो है सत्ता में बैठे हुए हैं। पीडीए ही मेन है, इस देश के मूल निवासी पीडीए के लोग हैं। पीडीए ही है ऐसा है जो उसके अधिकार से ही ये सरकार बनी हुई है, पीडीए नहीं बनवाया है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का मुद्दा उठाया वो सही है। पीडीए समझे इस बात को कि लड़ाई कहाँ है, कौन हमारा साथी है, कौन हमारा दुश्मन है, इसको समझने की बात है। अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा लगा के चले, जो संगठन बनाए हैं पीडीए के नाम से, तो पीडीए आज भारत, चाहे कुमार हो, चाहे पटेल हो, चाहे मौर्य, सारे लोग जुड़ रहे हैं पीडीए में, सम्मिलित हो रहे हैं, अपने हक और अधिकार को समझ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा सब कुछ छीन लेगी। आरक्षण ले लिया, शिक्षा में स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है राजभरों का, तमाम गरीबों का जो हक भारतीय जनता पार्टी खाकर सबको गुमराह करके जो है धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट ले रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेकर सरकार बना रही है। यही इनका काम है। जो इससे बचना है तो पीडीए के साथ आइए और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करें, इसी में हमारे समाज का भलाई है। जी, कुछ सूचियां लोकसभा 2024 की निकल के आ रही हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, तो क्या बनारस के सीटों पे जो चुनाव होने वाला है उस सूची में क्या सुरेंद्र पटेल जी होंगे? कल हम लोग गए थे लखनऊ, वाराणसी लोकसभा की बैठक थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में, हम लोग गए तो उसमें स्पष्ट तौर से जो है गठबंधन की बातें लगभग तय हो चुकी है। जहां जैसा हम लोगों को वहाँ आदेश मिला है, 1-2 सीटें रह गई, इसमें तालमेल अभी नहीं बैठा है। जैसे वाराणसी है, 1-2 और है, बकिया जो 11 सीट की बात है उसी पर ऊपर नीचे पे मामला फाइनल हो चुका है, ये तय है। उसमें वाराणसी का है मामला, तो वाराणसी के लिए कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय सुरेंद्र पटेल जी को हरी झंडी दे दिया है, एक तरह से प्रभारी बनाकर कि आपको चुनाव लड़ना है। अगर कांग्रेस वाराणसी मांगती है तो उस पर फिर विचार करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और नहीं तो हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र पटेल जी, और अच्छे भी सुरेंद्र पटेल जी हैं जी, बहुत अच्छे नेता हैं, 2 बार विधायक, 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और विकास की है। PWD जो देख रहे हैं, पुल जो बना है कैंटी स्टेशन के सामने, उन्हीं का उद्घाटन किया हुआ है। वहाँ मड़ुआ डी जो फ्लाईओवर बना है उन्हीं का उद्घाटन हुआ। जो आज कजाकपुरा बन रहा है, ये माननीय सुरेंद्र पटेल जी का सब दिन है। जितने ओवर ब्रिज बने हैं उस समय के, बन रहे हैं अभी भी, तो सबका शिलान्यास और सारा बजट उसी समय का हुआ है। बनारस के विकास में बहुत बड़ा सुरेंद्र पटेल जी का योगदान था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुख्यमंत्री जब थे, मिलकर उनको बनारस के लिए बहुत काम पटेल जी ने लाया है। बरुणा कॉरिडोर जो है, जो हमारे नेता का जो है प्रोजेक्ट बढ़िया, वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट था, उसको भारतीय जनता पार्टी, वो भी सुरेंद्र पटेल जी का देन था। उन्होंने इस विचार को रखा था कि यहाँ पर बनवाया जाए, बरुणा कॉरिडोर साफ कराया जाए, बन रहा था, तो सुरेंद्र पटेल जी हमारे पीडीए के हैं भी। सबसे बड़ी बात तो हमारे पीडीए में है, वो उनको टिकट दिया जाएगा तो यहाँ बनारस की जनता जो इस बार उनको जिताएगी चुनाव। जी, जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जब चुनाव का नज़दीकियाँ जब पास होंगी, नज़दीकियाँ होंगी, तो नरेंद्र मोदी और सुरेंद्र पटेल का जब सामना होगा तो कैसा महसूस करेंगे उस वक्त?
चुनाव को लेकर के? देखिए, सुरेंद्र पटेल जी ज़मीनी नेता हैं, मोदी जी हवाई जहाज़ वाले नेता हैं, वो जहाज़ से आए हुए नेता हैं। सुरेंद्र पटेल जी अगर यहाँ से जीतते हैं, शर्त यह है कि जो मोदी जी यहाँ कर रहे हैं कि हम ये कर दिया वो कर एक दिया। बार तो चुनाव लड़े भी थे उनके सामने। नहीं, कभी नहीं लड़े हैं। लोकसभा के चुनाव पहली मोदी जी के सामने पहली बार लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा और चुनाव पहली बार लोकसभा वो लड़े थे वहाँ मिर्ज़ापुर से जी। 14 में, जी। तो वहाँ उनका क्षेत्र नहीं था, फिर भी वहाँ लड़ने चले गए थे। लेकिन बनारस से लड़ेंगे तो हम लोग को पूरा समाजवादियों को और पीडीए के लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे सुरेंद्र पटेल जी जो चुनाव इस बार जीतेंगे, मोदी जी को हराएंगे, चुनाव जी, जरूर हराएंगे। बहुत अच्छा सर आपसे बात लगा करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।